हाँ भाई, जैसा कि आप सब लोगों को पता है डेट आ चुकी हैं, मुझे भी पता है डेट आ चुकी हैं। और अब जैसे ही हमारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की डेट आती है, आप सब बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि मैम अब क्या इतने कम टाइम में प्रिपरेशन हो सकती है। भाई अब दिवाली तो आ रही है, दिवाली मना भी लेंगे हम लोग, पर सबसे ज़्यादा जो बच्चों को एक सवाल खा रहा है ना, वो ये होगा कि अब इतने से दिन बचे हैं, मैम क्या क्या करें। मैम बहुत कुछ है, इसको कैसे अपने दिमाग में समेटे, कैसे कंपाइल करें, क्या आने वाले हमारे 60 दिनों की मैम स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि भाई एकदम हमारा जो निशान है वो एकदम हमारा क्या लगे, जेआरएफ पे जाके लगे, है ना, कि हमारा जो तीर है उसका निशाना सीधा सीधा जेआरएफ पे लगे। मैम इसकी हमें स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, है ना। अब सब बच्चे क्या है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। देखो, हर बच्चा अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करता है। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो सब लोग? भाई मानते ही होंगे, है ना, क्योंकि आप सब जब भी किसी भी एग्जाम को पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हम मास्टर्स कर रहे हैं, है ना, या मास्टर्स कर चुके हैं, तो हमें एक सेट पैटर्न तो समझ आ चुका है कि भाई हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है, या हमें कब पढ़ाई होती है, कैसे हमें समझ आता है, क्या हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। इतना तो मेरे हिसाब से सबके दिमाग में क्लियर ही होगा। भाई कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, अब वो आप अपने हिसाब से देख लो। मैं आप लोगों की अब इसमें एक थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ कि भाई आने वाले 60 डेज में कि आप किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस डालो, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें किस तरीके से आप अपने आने वाले दिनों को डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट्स, अब आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 18th ऑफ अक्टूबर, दैट इज धनतेरस आज है, ठीक है। अब आने वाले कुछ दिन तो मैं कर दूं माइनस, बताओ भाई डेट हमारी क्या है, 18 अक्टूबर आज 2025। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारी क्या आई है, 31 दिसंबर से 7 जनवरी। मैंने मेरे जितने भी पेड बैच के बच्चे हैं और वाईटी वाले बच्चे हैं, सबको मैंने ये बोल रखा है, 7 कोई नहीं मानेगा, 6 कोई नहीं मानेगा, सब लोग मान के चलेंगे कि 31 तारीख को भैया हमारा एग्जामिनेशन है लॉ का। हम क्यों माने कि 2 को हो सकता है, 1 को हो सकता है, हम 31 को ही मान के चलते हैं ना कि 31 को हमारा पेपर है। तो मोटा मोटी अगर हम लेके चलें, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज हमारे पास 60 to 65 है। अब देखो इसमें मैंने कौन कौन से दिन हटा दिए, दिवाली के हटा दिए, बच्चे होते हैं तो दिवाली पे पढ़ते हैं, पर मैं एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि भाई ठीक है, दिवाली के टाइम थोड़ा बहुत घर की सफाइयाँ हैं, इंजॉयमेंट है, दिवाली भी ठीक है, चलो मज़ा आता है, कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद होती है दिवाली, तो वो सारा उनका दिवाली वाला पीरियड जो है एकदम पढ़ाई से तो दूर ही चले जाते हैं। जो लोग हैं जिनको कोई और फेस्टिवल्स पसंद हैं, वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो ये मैंने एक एवरेज बच्चे के हिसाब से दिवाली वाले डेज माइनस कर दिए। और जो बीच में आप लोगों को थोड़ी बहुत जो घबराहट होगी, जिसके चक्कर में ओवर थिंकिंग करके आप नहीं पढ़ोगे, वो दिन माइनस कर दिए हैं मैंने। तो 60-65 दिन अब हमारे पास मोटा मोटी बचते हैं। इसमें अब हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बेटा हम लोगों को ये देखना है कि 2 किस्म के बच्चे आते हैं जो अब तैयारी करना शुरू करते हैं। 2 किस्म के बच्चे कौन से? एक वो सीरियस बच्चे जो ऑलरेडी जून का एग्जामिनेशन या तो जिन्होंने दिया है, जिनका कुछ वजह किसी कुछ नंबर से नेट रह गया, या जिनका जून में अभी मास्टर्स खत्म ही हुआ है और वो दिसंबर को टारगेट कर रहे थे और वो जून जुलाई से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। सिंसियर बच्चे, अच्छे बच्चे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम की डेट आने के बाद क्लिक करता है कि अरे एग्जाम की डेट भी आ गई, पढ़ना भी पड़ेगा। या फिर कुछ लोग थोड़ा सा लेट, अगर हम बात करें लेट ब्लूमर्स हो सकते हैं, जिनको अब रियलाइज होता है, जिनको अपनी कॉलिंग अब समझ में आती है कि भाई अब हमें एक्चुअली में असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, उसके लिए नेट देना पड़ेगा। अब बचा क्या, 2 महीने। सब चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। कौन चाहता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर हो, है ना। तो अगर हम एग्जामिनेशन का थोड़ा सा पैटर्न देखें, वैसे तो आप लोग देख ही चुके होंगे, आपको पता ही है कि हमारे पास आते हैं 2 पेपर्स, ठीक है। पेपर 1 हमारा होता है क्या, जनरल पेपर। पेपर 1 जो है ये हमारा स्टूडेंट्स जनरल होता है। जनरल बोले तो इट इज कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो हमारा पेपर 1 है ये क्या होता है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। पेपर 2 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो क्या है,
लॉ सब्जेक्ट बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है ना, पढ़ने में मजे आते हैं। भाई सबको अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ने में मजे ही आते हैं, तभी वो चूज किया है। बट अपन तो अपने सब्जेक्ट की तारीफ करेंगे, है कि नहीं भाई? लॉ वाले हाथ उठाओ अपने, जिन जिन लोगों को लगता है कि लॉ बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। हर फील्ड का कुछ ना कुछ लॉ में है, और अगर लॉ पढ़ ली तो आपको कोई बेवकूफ तो नहीं बना सकता, है ना? यस और नो? तो भाई अब हमारे पास अगर हम देखें, पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, ठीक है? तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दिस इक्वल्स टू 300 मार्क्स, ठीक है? और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास क्या है, लिखूं मैं यहाँ पे सबसे ऊपर ही लिख दूं, तो भाई नो नेगेटिव मार्किंग। हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग जो है उसका प्रावधान अभी तक नहीं आया है। बहुत अच्छी बात है, टचवुड, ठीक है? तो अब मैम डिवाइड कैसे करें? दो तरीके के बच्चे मैंने बताया ही था, एक हमारे फ्रेशर्स हैं, ठीक है, और एक हमारे ऑलरेडी वो बच्चे जो प्रिपरेशन मोड में आ रखे हैं। दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, हो सकती क्या है, होती ही है, होनी ही चाहिए। भैया जो फ्रेशर है वो ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड का जो बच्चा है उसकी तरीके से अब नहीं स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो ऑलरेडी पढ़ता हुआ आ रहा है कुछ चीजों को, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसका रिविजन ऑलमोस्ट हो रखा है, ठीक है? तो अब सबसे पहले अपन लेट ब्लूमर्स की बात कर लें, प्रिपरेशन वालों आप तो कर ही रहे हो, इनके बाद बात करें आपके बारे में। तो जो फ्रेशर्स हैं वो क्या करें? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स सिलेबस को निकालो, देखो 1 से लेके 10 तक यूनिट्स देखो। मैं सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी अपन एक क्लास में कर चुके हैं, ठीक है? मैं जस्ट जनरल आइडिया दे रही हूं कि भाई अगर आप सिलेबस देखेंगे, है ना, तो उसमें आपको मिलेंगी यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? 10 यूनिट है टोटल, 10 यूनिट में भी कुछ सब यूनिट्स निकल ही जाएंगी, ठीक है? 10 मतलब मैं तो इसको 10 यूनिट मानती नहीं, 10 से ज्यादा ही मानती हूँ। वो तो क्या है कि एक यूनिट में 2-2 3-3 टॉपिक दे रखे हैं अलग अलग टाइप ऑफ, जैसे कमर्शियल लॉ में कंपनी भी आ गया, LLP भी आ गया, पार्टनरशिप एक्ट भी आ गया, NI भी आ गया, सोगा भी आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट तो आ ही गया। तो फिर बताओ बचा क्या? IPR में IT भी दे रखा है, इन्वायरमेंट में ह्यूमन राइट्स भी दे रखा है, बढ़ गई यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी दे रखा है, बढ़ गई यूनिट्स अपने आप। सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब आपको क्या करना है फ्रेशर्स? आपको सबसे पहले पिक करना है कि भाई क्या क्या आपके इसमें से स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया। पहले अभी सिर्फ ये देखो स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वीक छोड़ के जाने, ये बस इसलिए देखना है कि ताकि आपको पता हो कि भाई क्या आपके जो वीक एरियाज हैं उन पे वर्क किया जा सकता है। होता ही है, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो अब जो स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज हैं आपने एनालाइज कर लिए, अब आप क्या करोगे? पास्ट मेरे हिसाब से अगर आप एनालाइज करना चाहो तो जून का, दिसंबर का, उससे पहले वाली जून का और दिसंबर का, 4 साइकिल हो गई हमारी, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल के। आप एक दिन बैठ के पूरे दिन आप क्या करो, अभी छुट्टियां हैं, ये जो दिन माइनस किए हैं ना इनका यूज लेना है। तो क्या करोगे अब आप देखो कि भाई कौन कौन से इसमें से जो डेज हैं, है ना, डेज बोल रही हूँ सॉरी, कौन कौन से दिनों में आप क्या करने वाले हो। भाई पहले दिन आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज एनालाइज कर लिए। फिर हमने क्या किया, एनालाइज करना है PYQs। अब ये जो 2 या 3 साल के हम PYQs हैं, एक प्रिंट निकाला, प्रिंट नहीं निकालना तो लैपटॉप पे, जिसको जैसे मर्जी है वो कर सकते हैं। सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस देखो कि भाई कौन कौन से लॉ के क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं। अब आप ये टिक करो कि भाई अच्छा ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया में से कॉन्सेप्ट आ रहा है, या वीक एरियाज में से कॉन्सेप्ट कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये आपने एनालाइज कर लिया। तो आपको पता चल चुका है। हो सकता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में से क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा हो, बहुत कम आया हो सकता है आपके वीक एरियाज में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हो। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि उनके स्ट्रॉन्ग में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और वीक में से कोई 1 2 3 क्वेश्चन आ रहे हो, तो आपको देख के खुशी होगी कि ठीक है वीक है, छोड़ दो इसे। एनालाइज कर लिया, डन एंड डस्टेड, समझ आ गया कि क्या पढ़ना है और हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस देना है। तो अब सबसे पहले किस पे काम करोगे, स्ट्रॉन्ग पे करोगे? नहीं, स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब ऑलरेडी पता है, आर्टिकल 13 14 15 पता है हमें क्या होते हैं, केशवानंदा भारती, सज्जन सिंह, ये सब पता है हमें, है ना भाई। स्ट्रॉन्ग है ना आपके एरियाज। अगर एग्जाम्पल दूं मैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन याद रहता है,
है ना, तो इतना तो हमें पता है। फिर हम आ जाते हैं कि भाई अब जब एनालाइज कर चुके हैं हम पीवाईक्यूज लास्ट 3 इयर्स के, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट आप उठाओ और उसके साथ 20 से 30 एमसीक्यूज करो डेली के। क्योंकि अब कोई भी आप एमसीक्यू की बुक उठा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मत पूछने जाना मैम कौन सी बुक करें, जो भी एमसीक्यू की बुक आती है वो उठा सकते हो। मैं लास्ट में वैसे आपको बता दूंगी ऑथेंटिक सोर्सेज और क्या क्या हैं, बट जनरली अगर हम देखें तो जिसके पास अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा था एलएलएम की, अगर हम बात करें जुडिशरी की फॉर दैट मैटर, तो वो जो क्वेश्चन है वो उठा सकते हो आराम से प्रैक्टिस के लिए। अब फ्रेशर्स आप क्या करो कि अपना जो डेली रूटीन है वो इस तरीके का बनाओ कि 15 डेज का आपने अपना बाइफरकेट कर दिया आने वाले 60 दिनों को, है ना। स्टार्टिंग के 15 डेज आप क्या करोगे, कोई भी 5 मिनट उठाओगे अलोंग विथ पेपर 1। मैंने यहाँ पे अच्छा खासा मार्क कर रखा है रेड से, अलोंग विथ पेपर 1। पेपर 1 को भूलना नहीं है किसी भी हालत में, पेपर 1 को हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आपको स्टार्टिंग कोई भी, स्टार्टिंग 5, मिड 5, एंड 5, कोई भी 5 मिनट्स या रैंडमली अपनी 5 मिनट सेलेक्ट करो। स्टार्टिंग के 15 दिनों में हो सकती हैं 5 मिनट, बिल्कुल कवर की जा सकती हैं इजीली, 5 ही बोली हैं, प्लस एमसीक्यूज 20-25 एमसीक्यू पेपर 2 के, 10-15 एमसीक्यूज पेपर 1 के। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट 15 डेज। भाई अब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली बची हुई 5 मिनट और पेपर 1 की भी 10 यूनिट्स हैं, उनमें से भी तो कुछ करोगे, ठीक है, यस और नो। फिर आते हैं हमारे पास भाई 30 डेज हमारे कंप्लीट, बस 30 दिन बचे हैं, क्या करना है भाई, कुछ तो ऐसा होगा जो इन यूनिट्स में से इसमें से छूटा होगा। हो ही नहीं सकता कि नहीं छूटा है, बिल्कुल छूटता है। जूरिस्प्रूडेंस में मन किया स्कूल्स पढ़ ली, राइट्स एंड ड्यूटीज छोड़ दी। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, केस लॉस की क्रोनोलॉजी याद नहीं करी। आईपीसी या बीएनएस का कंपैरिजन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, याद भी हो गया, सेक्शन नंबर भूल रहे हैं, है ना। टॉर्ट्स तो ईजी है, देखो टॉर्ट्स में तो क्या ही भूलोगे। कमर्शियल लॉ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, भूल सकते हैं। कंपनी लॉ कुछ समझ नहीं आ रहा हो, एलएलपी, पार्टनरशिप सेक्शंस ऑब्वियसली। यूनिट 7 फैमिली लॉ, हिंदू लॉ आपको फिर भी याद रह सकता है। मुस्लिम लॉ के प्रोविजंस थोड़े से क्या है, थ्योरेटिकल होते हैं, तो हमें याद करने में थोड़ी सी क्या है, क्योंकि शियाज एंड सुन्नीस 2 स्कूल हैं, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो याद करना है आप। बट ये वो चीजें जो यूजुअली स्किप हो जाती हैं और एक बार में याद नहीं रहती, तो उन्हें रिविजन की जरूरत है, ठीक है। आईटी एक्ट में ऑफेंसेस आ गए, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में हमारे फिर कॉन्सेप्ट आ गए। अब वो 15 डेज हैं जो आपको रिवाइज करना है लेफ्ट आउट पोर्शन, और धीरे धीरे मॉक्स जो हैं वो आपको स्टार्ट कर देने हैं। अब टाइम नहीं बचा, अब मॉक स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। अभी आपने इन 15 डेज में स्टार्ट किया, रिविजन हो गया। अब बचे हमारे पास 15 दिन, लास्ट के 15 दिन क्या, जब मैंने आप लोगों को जब जून वाली साइकिल थी तब भी यही कहा था कि भाई अब जो 15 दिन बचे हैं, तो लास्ट के 15 डेज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें पीवाईक्यूज लगाने होते हैं, मॉक्स देने होते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूअसली सुबह उठो शाम तक फुल लेंथ पेपर देने, फुल लेंथ दो। लग रहा है कि पेपर 1 ठीक हो चुका है, पेपर 2 है वो इट नीड सम इंप्रूवमेंट, तो उसमें चले जाओ, या फिर पेपर 2 अच्छा है, पेपर 1 पे ध्यान देना है तो वो करो। मॉक टेस्ट करेक्शंस एंड ओनली पीवाईक्यूज। भाई अब इसमें से भी कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जो आपकी क्या है, लेफ्ट आउट हो चुकी हैं, मतलब कि आप जो है वो लर्न नहीं कर पाए हो। तो जो चीजें अब आप लर्न नहीं कर पाए हो उसको ये टाइम है कि अब आप अपने जहन में, सुबह वाले बच्चे सुबह उठ के पढ़ें, रात वाले रात में याद करो, दिमाग में बिठाओ। अपने फ्रेंड्स को पकड़ो, भाई को पकड़ो, किसी को भी, छोटे बहन भाई होते हैं उनको बोलो, मम्मी पापा को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो कि चलो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, या आपके साथ कोई और प्रिपरेशन कर रहा है बोलो, जितना अच्छा, और कोई भी नहीं मिले या शीशे के सामने खड़े हो जाओ ना और अपने आप को बोलो कि चलो आज मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एंड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो समझाओ। देखो कि उस कॉन्सेप्ट में कहाँ बीच में आप कोई एक चीज मिस कर रहे हो जाएगी याद। फिर पीवाईक्यूज में जो आप मिस कर रहे हो, लग रहा है कि पीवाईक्यू एक टॉपिक का है, तो वो टॉपिक अपने आप को पढ़ा दो वापस से। सबसे इजी तरीका होता है यार, खुद को बोलते बोलते आप पढ़ाने लगोगे अपने आप को, तो आपको याद भी रहने लग जाएंगी चीजें, ठीक है। ये अपना क्या था फ्रेशर्स का। तो भाई अब फ्रेशर्स काफी अच्छी स्ट्रैटेजी बता दी है मैंने, है ना। अब मूव करते हैं उन लोगों पे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई अब आपको क्या एनालाइज करने की जरूरत है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप एनालाइज कर चुके हो, आपने ये वाली स्टेज पार कर ली है, आपका फाउंडेशन बिल्ड है, आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हो,
आप सीधा शुरुआत करो उन चीज़ों से जो अब आपको क्या है याद नहीं हो रही, जिनमें आपको लग रहा है कि इनमें तो एंड तक याद करते करते जाएंगे ना तो भी कुछ छूट जाएगा। तो वो एंड तक नहीं छोड़ना, अभी कर देना, क्योंकि अभी करोगे तो एंड में लगेगा कि भूल गए हैं पर भूले नहीं होते हैं। लगता है कि भूल गए पर भूलते नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं। मेरे वाईटी वाले स्टूडेंट्स, पेड वाले स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो जब एग्जाम में आएगा तो मेरी आवाज़ गूंज रही होगी आपके दिमाग में कि ठीक है मैम ने क्लास में बताया था। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिफाइन करना है, आपको एक्यूरेसी लानी है, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अब क्या करो, स्टार्टिंग के लगा लो 15 डेज। तो मैं आपको डिवाइड हर कोई बच्चा नहीं कर सकता, मैं बस बोलूंगी कि जैसे भी आपको डेज डिवाइड करने हैं या दिन, एक आपको पूरा आज डिवाइड करने हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, आप कॉन्सेप्ट रिफाइन करो। अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट करो। आप 15-20 दिन अपने आप को दो इस चीज़ के लिए। 15 डेज आर इनफ, क्योंकि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ते हुए आ रहे हो। तो देख लो क्या बच गया है, क्या छूट रहा है। फिर आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा हाई यील्ड एरियाज हैं वो याद करने हैं, है ना। भाई अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे तो ये फ्रेशर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर उनका मैंने जब बता ही दिया 15 डेज वो कैसे करेंगे तो वो अपने हिसाब से कर लें। ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, क्या आप मिस्टेक कर सकते हो या कहाँ पे हम लैक करते हैं, केस लॉस के ईयर याद करने में। अब याद करना शुरू कर दो, लिख लिख के याद करो, कब था केशवानंद भारती, सज्जन सिंह कब था, शंकरी प्रसाद कब था, गोलकनाथ कब था, इंदिरा नेहरू गांधी वर्जन आजनायन कब था, है ना, IR कोहिलो कब था। याद करना शुरू करो। SR बोमई कब था, कौन सा किसका लैंडमार्क केस लॉ है, क्या कोई नया रीसेंट केस लॉ है, आर्टिकल नंबर 16 और 15 के केस लॉस कौन से हैं, EWS रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट से आया, क्या कोई नया अमेंडमेंट हुआ है तो कब हुआ है, ये सब अब याद करना शुरू करो। ठीक है, सेक्शंस लर्न करना शुरू करो। मुझे पता है सबसे ज्यादा दिक्कत सेक्शंस में, आपको आते आते आप गलत करके आते हो। IT एक्ट की पनिशमेंट्स लास्ट टाइम पूछी गई थी, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, है ना भाई। 66 ABCD उसी में दे रखी पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी सेक्शंस हैं, IPC हो गया, अच्छा BNS के भी आपको लग रहा है कि सेक्शंस आ रहे हैं, मैं बोल चुकी हूँ धीरे धीरे ग्रेजुअली NT इंट्रोड्यूस कर रहा है BNS। भैया याद करना शुरू कर दो, कोई ऑप्शन नहीं है। जुडिशरी वाले बच्चे तो करने लग गए हैं। ठीक है, तो अब हम रो तो नहीं सकते इस चीज पे कि क्या सिलेबस कब चेंज होगा, NT कब करेगा। अगर नहीं भी कर रहा है तो NTA ने एक इशारा दे दिया है कि भैया हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं BNS। क्रोनोलॉजी हम वहीं से याद कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। अब अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, याद करना शुरू कर दो किसने कौन सा बोला है। मुझे पता है इसमें फिर भी कहीं ना कहीं NTA एक ऐसा क्वेश्चन देगा जो हमें लगेगा कि क्या पूछ लिया, बट स्टिल जो हमारे हाथ में है वो तो कर सकते हैं। फिर आती है थियोरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जूरिस में ही देख लें, हमारे पास लीगल पर्सनालिटी की थ्योरी, राइट्स एंड ड्यूटीज की थ्योरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की थ्योरी, पनिशमेंट की थ्योरी हमारे पास है, हमारे पास डिवोर्स की थ्योरीज हैं, है ना। कितनी सारी थ्योरीज हैं हमारे पास, जिसमें से बहुत रिपीटेडली, इनफैक्ट जूरिस्प्रूडेंस में से तो थ्योरीज में से हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, किसने दी, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जूरिस ही क्यों, इंटरनेशनल लॉ में थ्योरीज आ गई, यस और नो। जितनी भी थ्योरीज हैं उनको अब याद करना शुरू कर देना है। ठीक है, अगर फ्रेशर्स आप चाहो तो इसमें से यू कैन ऑल्सो टेक नोट्स कि भाई क्या क्या चीजें हम लैक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमसे, मतलब ये वो एरियाज है जो हम लोगों को याद करने हैं। भाई आप सबको पता है कि संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है, लेकिन किसी को ये याद नहीं है। कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल नंबर 16 में 4A कब ऐड किया गया, 4B कब ऐड किया गया, ये हमें दिक्कत आती है। ठीक है, मैं पूछ लूं आपसे 368 में क्लॉज 4 और 5 कौन से अमेंडमेंट से आए थे, और आए थे तो फिर कौन से केस लॉ में उनको हटाया गया था, मिनर्वा मिल्स में हटाया गया था, शटडाउन किया गया था, बता देती हूँ, पर याद नहीं रहता है थोड़ा सा। अब याद क्या नहीं रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, एग्जाम में पेपर देख के याद नहीं आता है, उसी के लिए तो अब रिफाइनमेंट की जरूरत है ना, उसी के लिए तो हमें रिफाइनमेंट की जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं जो आप अब लास्ट के 60 डेज में कर सकते हो। अब आपका लास्ट क्वेश्चन की मैम मॉक्स बता दिए, PYQs बता दिए, करें कहां से, कुछ नहीं करना है, नेट के पास्ट ईयर पेपर्स उठाने हैं, साइट पे अवेलेबल हैं, गूगल पे डालोगे बहुत, ये जो रील्स के लिए जो आपके अंगूठे चलते हैं ना, वो थोड़ा सा इस पे सर्च करोगे, मैं कह रही हूँ थक जाओगे, पर जो कंटेंट है वो खत्म नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ऑथेंटिक सोर्सेस, ठीक है, सेट के पास्ट ईयर पेपर्स हैं अलग अलग, अगर हम बात करें स्टेट्स में सेट होता है, अभी जैसे गुजरात सेट है हमारे पास, वेस्ट बंगाल सेट है, लॉ का पेपर है, उठाओ,
मैं कह रही हूँ इसी में थक जाओगे, यहाँ तक तो पहुंचोगे ही नहीं। कुछ बच्चे जो यहाँ तक भी पहुंच गए और लग रहा है कि मैम ओवर अचीव करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पास्ट ईयर पेपर्स उठा लो। अच्छा ये भी नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपका मन है अगर करनी है तो। मेरे हिसाब से तो ये इनफ है। इसके बाद क्या करना है, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना। अपने आप पे भरोसा करना है। इतनी मेहनत कर चुके हो, 2 महीने जी जान से लगा दिया है, अच्छा कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 1 साल से भी कर रहा है, तो आपने अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाई करी है। ये वो बच्चे जो अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैंने शिद्दत से पढ़ाई की है, और अगर इसका आंसर एफर्मेटिव आता है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम पक्का पक्का से क्लियर होगा। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, थोड़ा सा बिलीफ रखो यार अपने आप पे, थोड़ा सा अपने आप पे, अपने भगवान पे, अपनी किस्मत पे, अपने पेरेंट्स पे थोड़ा सा विश्वास रखो। अगर आपने बेस्ट दिया है अपना तो आपको रिजल्ट बेस्ट ही मिलेगा, हमेशा बेस्ट मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन जरूर मिलेगा, है ना। सब्र का फल जरूर मीठा होता है भाई, मैं तो मानती हूँ इस चीज को। आप बोलोगे कि मैम आपका हो गया तो आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। मेहनत करो, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। अरे पढ़ाई तो करिए ना, वेस्ट कैसे जा सकती है। कभी भी मत सोचना कि वेस्ट जाएगी। आपने इतना कुछ पढ़ा, आपने पेपर 1 पढ़ा, पेपर 2 पढ़ा, अब आप सोचो कि आपके पास कितना ज्ञान का भंडार है, क्या ये कभी काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। सो एट द एंड जस्ट हैव लिटिल फेथ इन योर सेल्फ एंड यू विल डू वंडर्स। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रैटेजी थी। आई होप एंड आई रियली विश कि अब आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं या खुद की भी कोई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो आपका JRF क्लियर हो विद मेनी लाइक, आप क्या मतलब जितना भी रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स है ना, वो मार्क्स आपके आए। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।